हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछली वीडियो में हमने सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इफ़ द वाटर टेबल राइजेज अप टू ग्राउंड सरफेस देन द वाटर टेबल यदि ग्राउंड सरफेस से ऊपर राइज करेगा तब क्या इफेक्ट होंगे इफेक्टिव स्ट्रेस पे, टोटल स्ट्रेस पे, पोर वाटर प्रेशर, तीनों के अंदर जो कंडीशंस बनेंगे वो क्या होंगी वो देखना है इस क्वेश्चन में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होते हैं? इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर मैंने आपको बता रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर में टोटल स्ट्रेस माइनस में पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस जब आपके कम होंगे इस केस में, जब आपके पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। पोर वाटर प्रेशर आपका ज़्यादा हो और टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, मतलब टोटल स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है विथ रेस्पेक्ट टू इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपके क्या होंगे, बढ़ेंगे। मतलब कि माइनस म्यू सीधी सी बात तो घटेंगे। मतलब यदि ये पोर वाटर प्रेशर यहाँ मान लो इफेक्ट टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 10 है और पोर वाटर प्रेशर को ये आपको कांस्टेंट रखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना। पोर वाटर प्रेशर को आप पहले आपका 5 था, फिर आपने इसको 10 कर दिया, फिर 20 कर दिया, तो ये जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होंगी। मतलब इसका मतलब सिंपल से ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस आपके कम होंगे जब आपका पोर वाटर प्रेशर बढ़ता चले जाएगा, व्हेन डज नॉट चेंज इन टोटल स्ट्रेस। ओके, तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में देखने के लिए देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन में लिखा है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस ओनली बट पोर वाटर प्रेशर डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं है, पोर वाटर प्रेशर तो चेंज होगा तभी तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम होंगे। ये कह रहा है कि पोर वाटर प्रेशर चेंज नहीं हो और इफेक्टिव स्ट्रेस घट जाए, ऐसा नहीं है। इफेक्टिव स्ट्रेस तब घटेंगे जब पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये पहला आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज। ये सही है, इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस तब होंगे जब आपके पोर वाटर प्रेशर बढ़ेंगे, क्योंकि माइनस म्यू है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। एंड टोटल स्ट्रेस डज नॉट चेंज, तो इज द बी इज द आंसर। सी भी एक बार हम पढ़ेंगे, टोटल स्ट्रेस इज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर ओनली बट इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज। इफेक्टिव स्ट्रेस तो चेंज होंगे ना यार, पोर वाटर प्रेशर आप बढ़ाओगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो क्या होंगे, आपके घटेंगे। तो इसका डज नॉट तो गलत होगा। नेक्स्ट है टोटल स्ट्रेस इज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज। टोटल स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस, यदि टोटल स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हो तब भी कुछ न कुछ तो फर्क है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा, पर इफेक्टिव स्ट्रेस डज नॉट चेंज। तो आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो सिंपल सा है कि पोर वाटर प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपके कम हो जाएंगे, विद टोटल स्ट्रेस आपका क्या होगा, नो चेंज रहेगा। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी ऑफ ए सोइल मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड वॉइड रेशियो इज गिवन बाय। तो मैंने बताया आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज कंडीशन ऑफ क्विकसैंड कंडीशन में क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ते हैं। आई सी आर बराबर जी माइनस 1/1 प्लस ई होता है, जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल इज द वॉइड रेशियो। तो यहाँ से आई सी आर, ठीक है। इन क्विकसैंड कंडीशन आई सी आर बराबर में आई होता है, आपको ये कंडीशन भी पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विकसैंड इज ए, क्विकसैंड मैंने आपको बताया क्विकसैंड इज ए हाइड्रोलिक फिनोमिना, इट इज ए नॉट ऑफ टाइप ऑफ सैंड। ये कोई सैंड का कोई टाइप नहीं है। क्विकसैंड एक हाइड्रोलिक फिनोमिना है जो कोहेशनलेस सॉइल के अंदर ही जनरेट होता है, जैसे कि सैंड और ग्रेवल। कोहेशनलेस सैंड कौन कौन सी होती है आपकी, सैंड और ग्रेवल होती है। और क्विकसैंड कंडीशन के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होते हैं, आपके जीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्विकसैंड इज ए टाइप ऑफ सैंड, फ्लो कंडीशन टाइप ऑफ सैंड तो है ही नहीं, मैंने बताया। क्विकसैंड इज ए नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, तो ये गलत होगा। बी है फ्लो कंडीशन अकॉर्डिंग कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन आकर्ष होती है कोहेशनलेस सॉइल के अंदर, तो बी गलत होगा। फ्लो कंडीशन आकर्षिंग इन कोहेशनलेस सॉइल, हाँ ये वाला फ्लो जो कंडीशन आकर्ष होगी वो आपकी कोहेशनलेस सॉइल के अंदर होगी, सेंट्रल ग्रेविटी के लिए, तो सी ऑप्शन सही होगा। डी है फ्लो कंडीशन अकॉर्डिंग इन बोथ कोहेशन, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। तो क्विकसैंड इज ए नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, इट इज ए हाइड्रोलिक फिनोमिना विच इज अकर्स इन कोहेशनलेस सॉइल होता है। और क्विकसैंड कंडीशन के अंदर इफेक्टिव स्ट्रेस के होते हैं, आपके जीरो होते हैं। लेकिन आपने लिक्विफैक्शन में पढ़ा होगा, लिक्विफैक्शन में भी आपके इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होते हैं। उसकी कोई भी शेयर स्ट्रेंथ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होगी, इसमें जीरो होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ नहीं होंगे, शेयर स्ट्रेंथ उसकी जीरो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 54, द हाइड्रोलिक हेड that would produce a quick condition in a sand stratum of thickness 1.5 and specific gravity 2.67 एंड वॉइड रेशियो। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच अपॉन एच, हेड अपॉन में आपको निकालना क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिक हेड निकालना है, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड मतलब कि एच, और हाइट आपको गिवन है कितनी, थिकनेस जो आपको गिवन है वो आपको एच गिवन है, थिकनेस गिवन है 1.5 और हाइड्रोलिक हेड। तो फॉर्मूला होता है
हाइड्रोलिक हेड एंड थिकनेस का एक रिलेशन होता है H/H बराबर, देखिए एच यहाँ सवाल में दिया हुआ है 1.5, जी आपको 2.67, ई 0 कितना है, ये आपका 0.67 दिया हुआ है, ठीक है। तो H बराबर H/H का होता है, वैसे मैंने देखो ले गया हूँ इसको। तो ये आपका हाइड्रोलिक, ये तो आपका थिकनेस है, ये आपका हाइड्रोलिक हेड है जो हमें फाइंड करना है। तो H बराबर H(G-1/1 + E) होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1.5 आ जाएगी। ओके, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे H की वैल्यू आपको 1.5 मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ परमेंट विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ परमेंट विच इन्फ्लुएंसेस परमेबिलिटी आर, कौन कौन से, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी है, इफेक्ट ऑफ परमेबिलिटी का कौन कौन से फैक्टर है जो परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, सॉइल की परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो मैं एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा है बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, तो हमने एक पढ़ी है कई बराबर क्या होता है, के बराबर होता है γW/μ होता है। तो γW क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, म्यू इज़ द विस्कोसिटी होता है, और के इज़ द परमेबिलिटी होता है। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि क्या क्या होगा, ये आपको मैं यदि पूछेगा तो वो आपको बताएंगे। अभी तो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी के परमेंट है, जो आपको विस्कोसिटी और यूनिट वेट जो बता दिया है, विस्कोसिटी आपका म्यू है, ठीक है, यूनिट वेट का होगा γW होता है। तो दोनों परमेबिलिटी के परमेंट है, के बराबर γW/μ होता है। γW यूनिट वेट है और म्यू आपको विस्कोसिटी है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज परमेबिलिटी। विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होगा तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी क्या, जैसे यहाँ पे देखिए आप इस सवाल को क्या कह रहा है, ये यहीं से पढ़ लीजिए, यदि ग्रेटर द विस्कोसिटी द ग्रेटर इज परमेबिलिटी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी कि नहीं। विस्कोसिटी यदि ज़्यादा होगी, मान के चलो ऐसा नहीं है, यदि विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी आपकी क्या होगी बताओ परमेबिलिटी तो आपका कम होगा ना, म्यू यदि आपका ज़्यादा होगा तो के की वैल्यू, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका पहला गलत होगा। ग्रेटर द यूनिट वेट, ग्रेटर ये यूनिट वेट आपका ज़्यादा होगा तो आपका के आपका ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। द ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर द परमेबिलिटी, सही है ये वाला बी आपका सही है, ग्रेटर द यूनिट वेट ग्रेटर द परमेबिलिटी। और यदि ये कहता कि ये कम होता, विस्कोसिटी कम होती तो ये बढ़ जाता। तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू γ/W है, और के का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, म्यू है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो कम, यदि कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कम होती है तो वो दूसरी वाली उसके विद रेस्पेक्ट आपकी बढ़ती है ना। एक और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इफ टेम्परेचर यदि आपका बढ़ता है तो विस्कोसिटी आपकी कम होती है। तो ये ध्यान रखना, यदि पूछा जाए तो टेम्परेचर बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी आपकी कम होगी, और विस्कोसिटी कम होगी तो आपको परमेबिलिटी क्या होंगी आपकी बढ़ेंगी। तो इसका मतलब ये विस्कोसिटी कब कम हो, विस्कोसिटी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी आपका कम होगा ना, तो इसलिए आपको क्या होगा, परमेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका आंसर आपका ये सही आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 57, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल। मैंने आपको बताया इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल होता है, ताकि उनके बीच में वॉइड्स को रिड्यूस कर सके और परमेबिलिटी को भी रिड्यूस कर सके। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है सॉइल की, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बिटवीन द पार्टिकल। तो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये, ठीक है, और ये वॉइड्स को दोनों पार्टिकलों के बीच में जो फोर्स है इसको कॉन्टैक्ट ऐसे होता है, इनके बीच में वॉइड्स को कम कर देता है, जिससे क्या होता है उनकी परमेबिलिटी को भी कम कर देता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल इंक्रीज वॉइड रेशियो एंड डिक्रीज परमेबिलिटी, नहीं, इंक्रीज वॉइड रेशियो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी गलत, डिक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड परमेबिलिटी, ये वॉइड्स को भी कम करता है और परमेबिलिटी को भी कम करता है, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिससे ये वॉइड रेशियो को कम कर देगा पार्टिकल के बीच में, ताकि परमेबिलिटी आपकी कम हो जाए। ओके, तो आपका सी सही होगा। इफ़ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm/s द टाइप ऑफ सॉइल होता है। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के लिए आपके कंडीशंस गिवन है, देखिए मैंने आपको लिखा भी हुआ है यहाँ पे। टाइप ऑफ सॉइल के लिए परमेबिलिटी की वैल्यू, ग्रेवल के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 cm/s होगा, सैंड के लिए 1 - 10⁻³ cm/s, सिल्ट के लिए 10⁻³ से 10⁻6 cm/s होगा, और क्ले के लिए लेस देन 10⁻6 cm/s होगा। तो आपका 0.8 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, 1 से और 10⁻³ के बीच में। तो क्या होगी, इस टाइप की सॉइल होगी, क्वेश्चन में सैंड होगा। 0.8 mm होगा परमेबिलिटी की वैल्यू, तो आपका सैंड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 59 में क्या लिखा हुआ है, 59 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ क्लेली सॉइल होता है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा होगा, तो मोस्ट सुटेबल मेथड की बात कर रहे हैं अपन, तो फॉलिंग हेड मेथड है जो मोस्ट सुटेबल होता है, जो आपके लिए सिल्ट के लिए मतलब कोहेशनलेस सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए काम में आता है फॉलिंग हेड मेथड। और यदि कोहेशनलेस सॉइल ग्रेवल सैंड की बात करें तो कांस्टेंट हेड मेथड काम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल।
कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब ग्रेवल और सैंड के लिए कौन सा आएगा, कांस्टेंट हेड मेटल। कोर्स ग्रेन सी से कोर्स होता है और सी से कांस्टेंट होता है। यदि कोर्स ग्रेन की बात कर लिया जाए तो आप याद रखना है कांस्टेंट हेड मेथड होगा। और आपका कोहेसिव सॉइल के लिए बात कर लिया जाएगा तो आपका फॉलिंग हेड मेथड सुटेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका लिखा भी है, देख सकते हो आप। कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर 67 और 60 दोनों एक जैसे हैं। कांस्टेंट हेड मेथड ग्रेवल और सैंड के लिए, फॉलिंग हेड मेथड सिल्ट और क्ले के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 61। ड्यू टू राइज ए टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड द यूनिट वेट ऑफ परकोलेशन फ्लूइड आर रिड्यूस टू 60% एंड 90% रेस्पेक्टिवली। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है 60% एंड 90%। इफ द अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इसमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ा तो म्यू आपका रिड्यूस हो रहा है 60% मतलब 0.6 और गामा डब्ल्यू आपका रिड्यूस हो रहा है 90% मतलब 0.9। तो के बराबर क्या होता है, गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू। गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू की वैल्यू पुट कर दी इंटू में 100% है। ठीक है, तो के की वैल्यू 150%, मतलब कि के बढ़ ही रहा होगा। टोटल वैल्यू तो 100% ही हो सकती है, तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, 150 माइनस 100। 100 तो मतलब टोटल होती है, तो 50% क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 में जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, तो वो कितना होगा, 50% होगा, इंक्रीज बाई 50%। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्कोसिटी कम होगी, और विस्कोसिटी कम होगी तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कैसे होगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कब बढ़ती है, जब आपकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। और विस्कोसिटी कब कम होगी, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब सीधा सा कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि विस्कोसिटी कम होगी। और इस क्योंकि परमेबिलिटी विस्कोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। एवरेज परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है वो आपकी एवरेज परमेबिलिटी आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा होगी कंपेरिजन में वर्टिकल के। तो ये पहला ही ऑप्शन है, पैरेलल टू स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफिकेशन। तो आपको आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट और BCD देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है डायरेक्टली, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 64। द टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम टू वेल साइमेंट स्टिमुलेटेड नियर टू ईच अदर। टोटल डिस्चार्ज फ्रॉम टू वेल, फोर दो वेल है, टोटल डिस्चार्ज स्टिमुलेटेड नियर टू ईच अदर। तो टोटल डिस्चार्ज जो आपका क्या होगा इंडिविजुअल वॉल से, इसमें देखिए सम ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल वेल लेस देन द सम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम इंडिविजुअल वेल। ठीक है, जो टोटल डिस्चार्ज होगा वो आपका कम होगा इंडिविजुअल वेल के सम से। ये मैंने लिखा है QT इज लेस देन Q1 प्लस Q2। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए टोटल डिस्चार्ज ऑफ वेल इज लेस देन सम ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ इंडिविजुअल वेल। ओके, ये आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन बी आज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है द फ्लो नेट फॉर एन अर्थन डैम विद इन 30 मीटर वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ आपको गिवन हुई है, H आपको गिवन है मतलब, और 25 आपको पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है, ND गिवन है, और 5 फ्लो चैनल NF गिवन है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ डैम 0.03 mm पर सेकंड में गिवन है। तो या तो मीटर को mm में करो, 30 मीटर को तो चेंज कर लेंगे, डिस्चार्ज पर मीटर लेंथ ऑफ डैम। तो Q बराबर क्या पढ़ाया आपने, Q बराबर पढ़ाया आपने KH NF अपॉन ND। NF आपको 5 गिवन है, ND 25। तो यहाँ पे आप K 0.03 mm पर सेकेंड है, आप ये 30 मीटर H गिवन है, तो इसको mm में कर लिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, mm क्यूब पर सेकंड में आएगा, बाद में इसे हम मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0018 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपको क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर मिल जाएगा। Q बराबर KH NF अपॉन ND से पुट करनी है वैल्यू, और कुछ नहीं है। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन कोएसिव सॉइल। मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा है फाइन ग्रेन कोएसिव सॉइल को ड्रेनेज फाइंड करने के लिए? तो आपको मोस्ट सुटेबल इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट ए पॉइंट विद द सोइल मास लोडेड इट्स बाउंड्री इज, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट एट ए पॉइंट विद द सोइल मास लोडेड इट्स बाउंड्री, तो ये आपका 9 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बोसनिक इन्फ्लुएंस फैक्टर, द वर्टिकल प्रेशर एट डेप्थ Z एंड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ डायमीटर A कैरिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपने पढ़ा होगा 3P/2πz² 1/1 + R/z का स्क्वायर के बाद 3/5/2 होता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू पूछी है, तो अपना फॉर्मूला तो क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है 3P/2π। ठीक है, ये होता है 3P का फॉर्मूला है पूरा।
3p/z² का अलग, तो ये तो ये हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर की वैल्यू। तो टोटल जो होता है वो होता है फॉर्मूला 3p/2πz², जैसे यहाँ पे p और ऐड कीजिए और z² नीचे ऐड कीजिए। 3p/2πz² 1/1+a/z² की घात 5/2 होता है। तो यहाँ पे p/z² नहीं आया है, p/z² इसके अंदर एंड कर देंगे तो ये पूरा पॉइसन की इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो उसको लिखेंगे kp/z², तो k की वैल्यू ये टोटल है, kp/z² लिख देंगे और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाले k की वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ ए वर्टिकल प्रेशर डायरेक्टली बिलो ए कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 3/2π टन एंड ए डेप्थ ऑफ 3/2π मीटर इज गिवन बाय। तो इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर, प्रेशर लोड अपॉन एरिया निकाल सकते हैं। तो लोड आपको कंसंट्रेटेड लोड आपको गिवन है 3/2π, एरिया निकालने के लिए आपको डेप्थ गिवन है, तो 3/2π × 1 कर दो, तो यहाँ से इसको एरिया मिल जाएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा वाला, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 69 का जो है, सिग्मा बराबर लोड अपॉन एरिया। लोड आपको 3/2π गिवन है, एरिया आपको क्या गिवन है 3/2π × 1, डेप्थ आपको गिवन है × 1 कर दो, तो आपको आज डेप्थ और लोड आपको गिवन है, तो 1 टन/मीटर² आपको यहाँ पे सिग्मा मिल जाएगा, स्ट्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 t/मीटर²। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।